Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. ओके, तो हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर फिर फर्दर दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ओके, फिर इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है दैट इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इससे हम लोग एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम लोग क्या पता करते हैं कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में, ठीक है। लेटेस्ट से जैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना, या फिर उसमें परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग एलिमेंट्स का कंपोज कैलकुलेट करना, ये सब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट से ही शुरू करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। फिर हम लोग इस पार्ट पे आएंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और फिर फाइनली डिटेक्शन ऑफ फंक्शन। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास जो है उस कंपाउंड के अंदर, उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, हम लोग बारी बारी से सारे मेथड्स डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है ना सबको? हेलो। Yes, sir. तो फर्स्ट मेथड इज योर लाइबिग मेथड। तो लाइबिग मेथड का हम लोग यूज करते हैं। लाइबिग मेथड इज यूज्ड फॉर इन द इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लाइबिग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमारा जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज योर अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने को, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कॉपर ऑक्साइड से पास करते हैं, ठीक है, CuO से। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, और हाइड्रोजन हमारा कन्वर्ट हो जाता है H2O में, ठीक है। और फिर हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो अलग अलग हमारे पास मैकेनिज्म होता है। जैसे अगर आपको CO2 को डिटेक्ट करना है, तो CO2 कैन बी डिटेक्टेड इफ यू पास इट थ्रू पोटैश सॉल्यूशन, ठीक है। KOH के थ्रू पास करते हैं, तो KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 गैस को, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गेन इन
वेट ऑफ KOH, ठीक है। तो KOH का वेट कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ उसके हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कितने मोल्स ऑफ CO2 आए हैं हमारे पास, और जितने मोल्स CO2 होंगे उतना मोल्स कार्बन प्रेजेंट होगा इस कंपाउंड में, तो इससे हम लोग को कार्बन का एस्टिमेशन मिल जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हेलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर हाइड्रोजन। H2O को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो H2O को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? H2O को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यूजुअली हम लोग CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 यूज करते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये क्या करता है, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इसके अंदर जो गेन ऑफ वेट आता है, गेन ऑफ वेट ऑफ CaCl2, ठीक है, उससे हम लोग को एस्टिमेशन मिल जाता है कितना H2O है, और जितने मोल्स ऑफ H2 है उसके आधे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन है, और उससे हम लोग हाइड्रोजन एस्टिमेट कर देते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये लीबिंग मेथड समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो फिर यहाँ पे आता है हमारा अगला मेथड है, दैट इज योर मेथड ऑफ डिटेक्टिंग नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। So this is the second method which we are discussing. It is called as Dumas method. ठीक है, Dumas method. तो डूमास मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा है, ठीक है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग पास करते हैं CuO से, ठीक है। और अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, डूमास मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग नाइट्रोजन, तो अगर इसके अंदर नाइट्रोजन है तो वो किधर N2 गैस की तरह रिलीज हो जाता है, ठीक है। प्लस बाकी अलग अलग गैसेस भी इसमें रिलीज होंगी, जैसे पिछले केस में अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो CO2 भी रिलीज हो जाएगा, H2O भी रिलीज हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो N2 को अब्सॉर्ब करने का कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं आता है, ठीक है। तो बाकी जितने अलग अलग रिएजेंट्स है उसका हम लोग अलग अलग तरीके से कितना वेट उसका इंक्रीज हुआ है, जैसे CO2 के केस में हमने बताया था कि KOH हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। H2O के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CaCl2 को यूज कर सकते हैं, वो H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो N2 के लिए हमारे पास कोई रिएजेंट नहीं है, तो बाकी सब गैस एब्जॉर्ब करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ गैस बचता है कंटेनर में, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ N2, ठीक है। तो वहां से हम लोग नाइट्रोजन का अमाउंट क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे गैस को हमने अलग अलग रिएजेंट से एब्जॉर्ब करा लिया, तो CO2 अब जा चुका है सॉल्यूशन से, H2O जा चुका है, हमारे पास बस क्या बचेगा, नाइट्रोजन बचेगा N2, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर एस्टिमेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। Yes, sir. Then next method is your Geldar's method. Sorry, this is the third method, that is Geldal method. Geldal method is also used for your nitrogen only. Okay, कब यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं। तो जेल्डाल मेथड में क्या होता है, हम लोग सेम वही काम, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं, कॉन्क H2SO4, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को सल्फेट मिल जाता है, अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो अमोनियम सल्फेट मिल जाता है, ठीक है। फिर इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग एक्सेस ऑफ NaOH से पास करते हैं, एक्सेस NaOH, तो NaOH क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे, फिर रिएक्शन में क्या होगा, NH4 Na Na2SO4
ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस NH3 प्लस H2O, ठीक है। फिर NH3 जो हम लोग NH3 वेपर निकला है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है। अमोनिया एस्टिमेट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग को रिएक्शन में नाइट्रोजन कितना था उसका अमाउंट पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को नोट करना है, ठीक है। नोट, तो कुछ पार्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जिसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट भी हो, स्टिल दे विल नॉट गिव योर जेल्डाल्स टेस्ट, ठीक है। तो जेल्डाल टेस्ट, this test fails in compounds where nitrogen is attached to नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें नाइट्रोजन हमारा दूसरे नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन से अटैच हो, तो वैसा कंपाउंड हमारा जेल्डाल्स मेथड से हम उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसके केस में ये हमारा अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाता, ठीक है। यहाँ पे जो हीट करने पे अमोनियम सल्फेट बन रहा है वो नहीं बन पाता। तो इसके एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो हमारा जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, दैट इज NO2, ठीक है। या फिर नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज योर NO, ठीक है। N डबल बॉन्ड हो जो भी है। फिर हमारा जो हाइड्राजोन होता है, हाइड्राजोन के अंदर भी क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर डाईएजो कंपाउंड जितने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। फिर से ऑक्साइम्स जितने होते हैं, ठीक है, ऑक्साइम्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी हमारे इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, जेल्डाल मेथड में हमारा रिजल्ट नहीं देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. टेंशन मत लो भाई, बहुत लोगों का होता है आईआईटी में, आप लोगों का भी हो जाएगा पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कर लिया नोट, या फिर एक काम करो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। कर लिया नोट, आगे बढ़े। Yes, sir. So these were the methods related to your nitrogen, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज हैलोजन या फिर सल्फर, ठीक है। वहाँ पे सेम ही टेस्ट होता है दोनों के लिए, दैट इज कैरियस टेस्ट, ठीक है। तो ये आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। दिस इज योर कैरियस मेथड, कैरियस मेथड। ठीक है, कैरियस मेथड में अपन करते क्या है, कैरियस मेथड में हम लोग के पास सेम वही चीज, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ उसको हीट करते हैं, ठीक है। और इसको पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3, AgNO3 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैरियस मेथड क्यों यूज करते हैं, कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग योर सल्फर और हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है। तो इसके कारण होता ये है कि AgNO3 हमारा रिस्पेक्टिव उसके सल्फाइड बना देता है या फिर इसका क्लोराइड बना देता है, ठीक है। AgCl, AgBr, AgI,
ये सब अलग अलग कंपाउंड बना देगा, ठीक है। और फिर AgNO सल्फर के केस में क्या होता है, ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकता, यहाँ पे ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर का सल्फेट बना देता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो बाकी सब एलिमेंट्स का हम लोग डिस्कस टेस्ट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। सल्फेट के केस में क्या आता है, एक अलग कटायन हम लोग को डालना पड़ता है, ठीक है। तो सल्फेट के केस में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर है, तो सल्फेट के केस में हम लोग Ba+2 डालते हैं, ठीक है। तो Ba+2 हमारा बेरियम सल्फेट बना के प्रेसिपिटेट कर देता है, तो उससे हम लोग को सल्फर का एस्टिमेशन मिल जाता है। BaSO4 का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे सल्फर का अमाउंट आ जाएगा, उससे उस कंपाउंड में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो उसका कितना परसेंटेज होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों कंपाउंड्स को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका कलर होता है वाइट, ठीक है। AgBr का कलर होता है पेल येलो, ठीक है। और AgI का कलर होता है येलो, ठीक है। ये तीनों कलर कैसे आते हैं, तो कलर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फजान्स रूल से, ठीक है। यहाँ पे अनायन हमारा ज़्यादा पोलराइज्ड है, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके कारण इसमें कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए AgI का कलर क्या है, येलो। और AgBr का कलर क्या है, पेल येलो। AgCl का कलर क्या है, वाइट, ठीक है। फिर इन रिस्पेक्टिव प्रेसिपिटेट्स का, ये सब एक्चुअली प्रेसिपिटेट ही है, ठीक है। इन सब प्रेसिपिटेट्स का हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करके फिर उसके हिसाब से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैरियस मेथड क्लियर है सबको? बोलो बोलो। तो जैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इतना अमाउंट AgNO3 डाला, इतना प्रेसिपिटेट मिला, तो ये कितना होगा? नहीं, AgNO3 का तो जरूरी नहीं है, AgNO3 ये सब हम एक्सेस में डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया होगा AgCl का इतना अमाउंट मिला, AgBr का इतना अमाउंट मिला, ठीक है। तो फिर नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, स्टोइचियोमेट्री से कर लेंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का हम लोग एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कैरियस ट्यूब का यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, तो अगेन यहाँ पे अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारा, इसके अंदर अगर फास्फोरस है, हमने इसको क्या किया, इसको कैरियस ट्यूब में हीट किया, लेकिन हीट करने के साथ साथ इसमें MgCl2 के साथ हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। MgCl2 के साथ हमने इसको हीट किया। नहीं नहीं, एक मिनट जरूर, पहले इसको कैरियस ट्यूब में पास करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में इसमें हम वो करते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले कैरियस ट्यूब में पास किया। कैरियस ट्यूब में पास करने का मतलब क्या है, इसको HNO3 के साथ हमने हीट किया, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या काम करता है, हमारे फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है टू H3PO4, ठीक है। फिर उस H3PO4 को हम लोग क्या करते हैं, MgCl2 के साथ हीट करते हैं। इसको हीट किया हमने MgCl2 और NH4Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास अमोनिकल फॉस्फेट बन जाता है, Mg, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो दो कटायन से ये +2 हो गया, ये +1 है NH4, और ये -3, ठीक है, प्लस 3HCl, ठीक है। और फिर इस चीज को हम लोग हीट करते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड है, इसको अपन हीट करते हैं। इसको हीट करने पे क्या होता है, हम लोग को मैग्नीशियम का फॉस्फेट मिल जाता है, ठीक है, Mg2P2O7, ठीक है। और फिर इससे इस पीपीटी से हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरस का अमाउंट एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। सिंपल है, बस कैरियस ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कैसे करते हैं,
तो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने का हमारे पास एक्चुअली कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कोई मेथड नहीं है जिससे हम ऑक्सीजन का अमाउंट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बाकी सारे एलिमेंट का टेस्ट करते हैं और 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर्स, ठीक है, अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का अलग से कुछ टेस्ट नहीं होता है, बस इसी रिजल्ट को हम लोग यूज कर देते हैं। बाकी का जितना परसेंटेज आया 100 में से उसको माइनस कर देते हैं, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Hmm. So this was the second part of the chapter, that is quantitative analysis, ठीक है। फिर हम लोग फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, that is qualitative analysis। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट आता है, दिस इज योर टेस्ट नंबर 1, दिस इज योर टेस्ट नंबर 1। अच्छा दिख नहीं रहा, should use another। तो दिस इज योर लसाइजनेस टेस्ट, ठीक है। लसाइजनेस टेस्ट को हम लोग, इसके लिए दूसरा नाम होता है हमारे पास, इसको हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, दिस इज आल्सो नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट होता क्या है असल में, हम लोग सबसे पहले इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग लसाइजनेस एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट अस से दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेटेलिक सोडियम के साथ, ठीक है। और इसके जो भी कंटेंट आते हैं उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में बॉईल करके फिल्टर करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं विद वाटर, और जो भी इसका कंटेंट आता है उसको हम लोग फिर फिल्टर करते हैं, ठीक है। और फिर जो फिल्टर करने के बाद हमारा फिल्ट्रेट आता है, दैट इज योर लसाइजनेस एक्सट्रैक्ट और योर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। दिस इज योर लसाइजनेस एक्सट्रैक्ट और इट इज आल्सो नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में बेसिकली हुआ क्या अपने साथ, अपने साथ हुआ ये कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट केस, इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा हमारे पास। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो पहले से ही होगा, और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम है वो सोडियम साइनाइड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंड केस, if sulfur is present, if sulfur is present, अगर सल्फर प्रेजेंट हो तो क्या होता है, अगेन सोडियम हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेगा एंड दिस विल फॉर्म Na2S, ठीक है। थर्ड केस, अगर हमारे पास क्या है, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सोडियम प्लस कार्बन पहले से है, प्लस नाइट्रोजन पहले से है, प्लस सल्फर सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा NaCNS ये बन जाता है, दिस इज योर सोडियम सल्फोसाइनाइड। व्हाट इज दिस, सोडियम सल्फोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह से। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, हमको स्लाइड बदलना है। नोट कर लिया इसको,
गस का है? यस सर। फिर फोर्थ केस आता है अपने पास, दिस इज योर फोर्थ केस, इफ हैलोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर हैलोजन प्रेजेंट हो तो क्या होता है, हमारा सोडियम वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव अपना हैलाइड बना देगा। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से हैलाइड बना देता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस अभी तक हम लोगों ने जो दिखा, NaCl या फिर Na2S, ठीक है, या फिर NaCNS या फिर NaX। ठीक है, ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर लाइसाइजनेस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लाइसाइजनेस एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, ये पार्ट होता है। तो बेसिकली हमारा काम यही हुआ, हम लोगों ने ऐसा ये काम क्यों किया सोडियम का यूज करके, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एलिमेंट को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उनके जिस भी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमारे पास थे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, उनको उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कवर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कवर कर दिया, ताकि हम लोग इस पे कोई सुटेबल टेस्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है, फिर इस लाइसाइजनेस टेस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, फर्दर टेस्टिंग। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या होता है। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़ाएं। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजन का। हैलोजन के केस में क्या होता है। ठीक है, तो हैलोजन के केस में हैलोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म सोडियम हैलाइड ऑन फ्यूजन में सोडियम हैलाइड एक्सट्रैक्टेड टुगेदर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, तो हम लोगों ने ये हमारे NaX जो था, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में मिल गया अपने को। ठीक है, और फिर हैलोजन के टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको AgNO3 सॉल्यूशन से पास करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना रिस्पेक्टिव सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, अगेन हम लोगों ने जस्ट अभी उसका कलर देखा है तीनों का, तो हमारा AgBr जो होता है दैट इज पेल येलो, एंड AgI इज येलो। ठीक है, एंड योर AgCl इज वाइट। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग फर्दर, इस पे हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को और श्योर हो जाए कि ये असल में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है कि आयोडाइड है, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, NH4 सॉल्यूशन में इसको पास करते हैं। ठीक है, NH4 सॉल्यूशन नहीं, NH4OH सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दिस मिक्सचर, ये पूरा जो मिक्सचर है हमारे पास, जरूरी नहीं है मिक्सचर हो, कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है, इसको हम लोग पास करते हैं किससे, NH4OH से। ठीक है, NH4OH सॉल्यूशन से हमने क्या किया, इसको पास किया, तो हमारा AgCl जो है दैट बिकम्स completely soluble in water, सॉरी completely soluble in your AgNH4OH। ठीक है, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, हम लोगों ने देखा है AgNH3O2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, वो वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये क्या होगा, पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, AgBr जो हमारा होता है दैट इज स्पारिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल। ठीक है, और हमारा जो AgI होगा, ठीक है, AgI इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल, उसका आपको क्या मिलेगा, PPT मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट योर हैलोजेंस। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया? यस सर। Yes, sir. ऋचा, आपको कुछ डाउट है? No, sir. आपने हैंड क्यों रेज किया? ओके, चलो ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट ये नाइट्रोजन का टेस्ट आ गया। नेक्स्ट इज योर टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। लाइसाइजनेस टेस्ट में हम लोग, एक मिनट इसको हाइड करेंगे। ठीक है, तो लाइसाइजनेस टेस्ट में हम लोग नाइट्रोजन का फिर डिटेक्शन कैसे करते हैं। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, अभी हम लोगों ने हैलोजेंस का देख लिया। तो नाइट्रोजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट NaCN हमारा एक्सट्रैक्ट में रहता है, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड टू सोडियम फेरोसाइनाइड बाय द एडिशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। FeSO4 अपन ऐड करते हैं, ठीक है। FeSO4 प्लस NaCN, तो उसका हम लोग का फेरोसाइनाइड मिलता है अपने को। तो अगले पेज पे वो रिएक्शन है, ये हमारा कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, तो ये हमारा रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर सोडियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया NaCN और FeSO4 का, ठीक है। फिर FeSO4 क्या करता है, कुछ हमारे पास Fe+3 आयंस बाहर से हम ऐड करते हैं, या फिर कभी कभी यहीं पे Fe+2 का नेचुरल टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का इनटू Fe+3, तो कुछ अमाउंट में Fe+3 हमारे पास जनरेट हो जाता है। वही Fe+3 हमारे फिर इसके साथ रिएक्ट करता है, ये जो हमारा सोडियम फेरोसाइनाइड है, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो फेरी फेरोसाइनाइड हम लोग उसमें पढ़े थे हमारे सॉल्ट एनालिसिस में। दिस हैज अ ब्लूइश कलर, ठीक है, और इसको हम लोग बुलाते हैं इस कंपाउंड को प्रशियन ब्लू, ठीक है। प्रशियन ब्लू हमारा क्या होता है, पीपीटी मिलता है इसके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको नोट करो आप लोग जल्दी से। नोट कर लिया घसका इसको? Yes, sir. इस टेस्ट में आपको कुछ चीज नोट करनी है, ठीक है। क्या नोट करेंगे आप? सबसे पहला कि कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा बट स्टिल वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया, ठीक है। यूरिया इज दिस थिंग, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये लाइसाइजनेस टेस्ट उतना अच्छे से नहीं देता है, ठीक है। रीजन क्या है इसके साथ कि इसके इसमें देखो पहले स्टेप में हम लोग जब, एक मिनट पिछले स्लाइड में हम जा रहे हैं। अब देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, Na+C+N, ठीक है। तो यहाँ पे आपको NaCN बन रहा है, तो NaCN बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों चाहिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है और कार्बन रिलेटिवली उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ लोअर कार्बन परसेंटेज, ठीक है, इट doesn't give satisfactory results, ठीक है। तो अच्छे से ये क्या करता है, रिजल्ट नहीं देता है। तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कार्बन ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन द बाय एडिंग सम यू कैन यूज सम शुगर, ठीक है। C12H22O11, ठीक है, केन शुगर यूज कर सकते हैं या फिर ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। C6H12O6, तो इसको ऐड करने से क्या हुआ, आपने नाइट्रोजन तो फर्दर ऐड नहीं किया, कार्बन आपने फर्दर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर ये सब आप यूज करेंगे उसके बाद इसका टेस्ट कराएंगे यूरिया के साथ, ठीक है, देन इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, क्योंकि अब कार्बन का परसेंटेज बढ़ चुका है तो सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास क्या होगा, NaCN जनरेट हो जाएगा और फिर उस पर आप टेस्ट करा सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आप बताइए, हमारा जो ये कंपाउंड है हाइड्राजीन, ठीक है,
हाइड्रोजन इज योर NH2 ये लसाइजनेस टेस्ट देगा कि नहीं? नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कार्बन ही नहीं है। वेरी गुड, इसके अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन नहीं है तो हमारा NaCN नहीं बनेगा, NaCN नहीं बनेगा तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। लाइक दिस। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? यस सर। फिर आपका थर्ड टेस्ट आ जाता है, दैट इज योर टेस्ट फॉर सल्फर, ठीक है। लसाइजनेस टेस्ट से आप सल्फर कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो Na2S तो हम लोगों ने फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में देख लिया था। फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हमारे पास Na2S आ गया था। उसको हम लोग टेस्टिंग कैसे कैसे करा सकते हैं? तो पहला तरीका है हम लोग का ऐसे टेस्टिंग कराने का कि हम लोग उसको क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ उसको फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को ये वॉयलेट कलर का ये कलरेशन मिल जाता है इधर। वॉयलेट कौन सा? हाँ। तो वायलेट कलर का हमारे पास ये क्या होता है, दिस इज वायलेट इन कलर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सल्फर का डिटेक्शन मिल जाता है। आप लोग याद करो, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में भी सल्फर के डिटेक्शन में ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं और वायलेट कलर का सेम कंपाउंड मिलता है आपको। दैट इज वन वे ऑफ डिटेक्टिंग इट। सेकेंड वे ऑफ डिटेक्टिंग इट इज यूजिंग लीड एसिटेट पेपर, ठीक है। तो लीड एसिटेट पेपर हमारा क्या होता है? lead acetate paper is your PbCH3COO4 ठीक है। लीड एसिटेट पेपर को क्या करता है, अगर आप सोडियम सल्फाइड से इसको रब करो तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पेपर है आपका लीड एसिटेट पेपर, दिस पेपर इज गोइंग टू टर्न ब्लैक, ठीक है। दिस ब्लैक दिखेगा नहीं तो हम व्हाइट से ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस पेपर टर्न्स ब्लैक, ठीक है। क्यों ब्लैक हो जाता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PbS, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन डिटेक्ट योर Na2S। लीड एसिटेट पेपर को क्या करता है, ये ब्लैक कर देता है, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन क्विकली, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज योर ये केस हम लोग देखते हैं थोड़ा। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, इफ नाइट्रोजन एंड sulfur both are present, तो इस केस में हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बना था, NaSCN बना था, ठीक है। SCN या CNS जो भी है, थायोसाइनाइड, सॉरी सल्फोसाइनाइड या फिर थायोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? किसी को याद है सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है? हाँ, इस आयन को कैसे डिटेक्ट करते हैं SCN में? मयंक, अर्नब, आप लोग को याद है? आप लोग के साथ डिस्कस हुआ ये चीज? अच्छा मयंक नहीं, अच्छा मयंक है। मयंक आपको याद है सॉल्ट एनालिसिस हम लोग रिवाइज किए थे एक बार? ऋचा और श्रेया शायद नहीं थी उस टाइम। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। तो इस अनायन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कटायन यूज करते हैं Fe+3, ठीक है। Fe+3 क्या करता है, इस अनायन के साथ अपना सॉल्ट बना लेता है FeSCN3, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लड रेड, ठीक है।
ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? स्टार मार्क बना के लिख सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? फॉस्फोरस को हम लोग पहले सोडियम के साथ फ्यूज नहीं करते, सोडियम पेरोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है, फॉस्फोरस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? Na2O2, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोडियम जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Na2HPO4 में, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अपन रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, ठीक है। अमोनियम मोलिब्डेट इज योर NH4 गोल्ड 2 MO is your molybdate, ठीक है। MOO4 that is your molybdate ion, ठीक है। तो MOO4 2 माइनस इसकी क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होगा, MO की वैलेंसी क्या होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6, ठीक है। और इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं HNO3 को, HNO3। अपन ने किसको रिएक्ट कराया इसके साथ? HNO3 को रिएक्ट कराया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिलता है, ठीक है। NH4 होल 3 PO4 डॉट 12 MOO3, ठीक है। इसका पीपीटी मिलता है हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और इसका कलर क्या होता है? दिस इज कैनरी येलो इन कलर। तो क्या होता है कलर? दिस इज कैनरी येलो इन कलर, ठीक है। कैनरी एक प्रकार की चिड़िया होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी में जो ट्वीटी थी ना, दैट इज अ कैनरी। तो उसी के कलर का क्या होता है हमारा ये पीपीटी बनता है। देखो कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होंगे ना, उसका कलर बहुत स्पेसिफिक होगा, जैसे ब्लड रेड कलर जो है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कैनरी येलो, तो ये चीज बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। ये दिस इज द ओनली कंपाउंड दैट इज हैविंग कैनरी येलो कलर, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये आपका डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग एक बार नोट करिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करिए, सब लोग नोट करिए, बस स्क्रीनशॉट मत लीजिए,
यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा। इसको बेसिकली इस चार्ट को आपको पूरे चार्ट को याद रखना है, ठीक है। इसको सब लोग नोट करिए कॉपी पे, 2 मिनट टाइम है। इसको नोट कर लिया सबने? सबको ये क्लियरली दिख रहा है ना, ये लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे ये चीज क्या लिखा है? दिस इज योर एस ए, ठीक है। दिस इज एस बी, दिस इज एस जी, दिस इज एस, दिस इज ए एस, दिस इज ए डब्ल्यू, दिस इज बी, दिस इज एन एम, दिस इज एन, दिस इज आई, ठीक है। इसको नोट कर लिया सबने? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सबने नोट कर लिया इसको? मेरे को एक्सप्लेन करना है क्योंकि उसके लिए आपको हटाना पड़ेगा ये इमेज, Yes, sir. ठीक है।
ओके, तो हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, ठीक है। हम लोग को पता करना है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये इस चार्ट को बेसिकली आप लोग सॉल्युबिलिटी चार्ट कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी फ्लो चार्ट या फिर सॉल्युबिलिटी चार्ट जो भी है। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वाटर में वो डिसॉल्व कर जाए या तो वाटर में डिसॉल्व नहीं करे, ठीक है। अगर वाटर में डिसॉल्व कर गया मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आयंस वो रिलीज कर रहा है, तभी वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है। तो उसके बाद हम लोग फर्दर टेस्ट कराते हैं ईथर के साथ, ठीक है। ईथर में फिर दो केस बनता है, या तो वो सॉल्युबल हो सकता है या फिर इनसॉल्युबल हो सकता है। फिर हमने फर्दर, अगर वो सॉल्युबल है तो उसका हमने पीएच टेस्ट किया, ठीक है। अगर वो रेड लिटमस आ रहा है मतलब दिस कंपाउंड इज समथिंग एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल आ रहा है पीएच उसका, तो मतलब दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। अगर ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब दैट कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट स्टिल इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर वाटर में ये सॉल्युबल है तो मतलब ये बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एस ए कह दिए, एक कैटेगरी है। एस बी एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। फिर आता है हमारा इनसॉल्युबल इन बेसिस, इनसॉल्युबल इन ईथर, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ईथर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ईथर में इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ पोलर एंड्स हैं, ठीक है। इसके कारण पोलैरिटी के कारण वो डाइपोल के कारण वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट आया हमारे पास ईथर, तो उसमें क्या हुआ, वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एस का नेचर होगा। फिर वाटर में जो इनसॉल्युबल हो रहा है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। वाटर में अगर वो इनसॉल्युबल है तो हमने थोड़ा सा बेसिक मीडियम यूज किया, ठीक है, जैसे 5% NaOH। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज किया, तो स्ट्रॉन्ग बेस में या तो वो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। अगर वो सॉल्युबल है इसका मतलब क्या है, दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, तभी बेस के साथ ये रिएक्ट करके क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो पा रहा है। एंड इफ दिस इज इनसॉल्युबल इन बेस इट मींस दिस कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। फिर अगर सॉल्युबल इन नेचर है तो हम NaHCO3 से उसको पास करेंगे, ठीक है। NaHCO3 में अगर वो सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर ये NaHCO3 में भी सॉल्युबल है मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसी के कारण वो क्या कर रहा है, NaHCO3 के साथ वो H प्लस रिलीज कर रहा है, और CO2, जैसे आप अगर NaHCO3 का रिएक्शन देखो, ठीक है। NaHCO3 को अगर कहीं से H प्लस मिल जाए तो ये क्या करेगा, तुरंत Na प्लस प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो CO2 का यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एफरवेसेंस मिलेगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी के कारण ये चीज क्या है, डिसॉल्व हो रहा है। अगर ये इनसॉल्युबल हो रहा है मतलब अभी भी एसिडिक है, बट दिस एसिड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस इज रिलेटिवली वीक एसिड, ठीक है। ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इनसॉल्युबल के केस में आते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो फिर हम लोग उसमें एसिड डालते हैं ताकि वो एसिड के साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें वीक एसिड डाला, रिलेटिव मतलब H2SO4 के कंपैरिजन में वीक एसिड। वैसे ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में तो ये स्ट्रांग ही है, लेकिन अगले स्टेप में H2SO4 डालने वाले हैं, उसके कंपैरिजन में हमने वीक एसिड डाला। तो वीक एसिड के साथ अगर इसने कुछ सॉल्युबल कंपाउंड दे दिया, ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ बी इज अ स्ट्रॉन्ग अमाइन, ठीक है, ठीक है। तो बी का कैटेगरी, बी का नेचर हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अमाइन, क्योंकि वीक एसिड के साथ भी क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर पा रहा है। अगर ये HCl के साथ हमारा ये चीज इनसॉल्युबल है तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो सकता है, H2SO4 के साथ करेंगे तब सॉल्युबल आ जाए या फिर तब भी इनसॉल्युबल। अगर H2SO4 के साथ सॉल्युबल हो रहा है मतलब दिस इज बेसिक, लेकिन बेसिक होने के साथ साथ ये क्या है, दिस इज अ वीक अमाइन, ठीक है। तो N की हमारी नेचर क्या हो गई, N इज अ वीक अमाइन। वीक अमाइन क्यों होगा N, क्योंकि ये वीक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 96% के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, सो N विल बी योर वीक अमाइंस, ठीक है। और अगर वाटर के साथ भी इनसॉल्युबल है, NaOH के साथ भी इनसॉल्युबल है,
और फिर आपने क्या किया, आपके H2SO4 के साथ भी इनसॉल्युबल है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी इनर्ट काइंड ऑफ कंपाउंड, इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना एसिड से ना बेस से। तो इस अब हम लोग ये सब थोड़ा सा आइडिया हो गया अपने को कि ये सब अलग अलग कैटेगरीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका एग्जांपल नोट करेंगे। इसको हम फिर से एक्सप्लेन करें एक बार। हेलो, हमको लगता है एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए, करें Yes, क्या? sir. हाँ देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। वाटर में कोई चीज सॉल्युबल कब होगा, सॉल्युबल तब होगा जब इसके अंदर या तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल हो हमारा, ठीक है, या तो कुछ आयंस ये प्रोड्यूस करे, तब वाटर में सॉल्युबल होगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले हमारे वाटर के साथ तो वाटर में सॉल्युबल होगा। इन तीनों केस के अलावा कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये वाला Yes. पॉइंट? हाँ। फिर ईथर में, ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ईथर में अगर सॉल्युबल है, वाटर में भी सॉल्युबल है और ईथर में भी सॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ हमारे पास क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपोनेंट भी है और पोलर कंपोनेंट्स भी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन बोथ वाटर एंड ईथर आल्सो, ठीक है। लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व है और ईथर में डिसॉल्व नहीं है, ईथर में अगर डिसॉल्व नहीं है, मतलब ये क्या कर रहा है, वाटर में सॉल्युबल क्यों था ये, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस के कारण हमारा वाटर में डिसॉल्व था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं क्या सर, या फिर ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के साथ डिसॉल्व था, ठीक है। या तो ये आयंस के प्रेजेंस के कारण वाटर में डिसॉल्व था, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आयंस में हमारे वाटर में डिसॉल्व था। तभी ईथर में क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईथर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ। फिर अगर वाटर में ये चीज इनसॉल्युबल है, तो हम लोग फिर अगले केस में आए, हम लोगों ने क्या किया, मीडियम को थोड़ा बेसिक किया, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोगों ने यूज किया NH4OH। तो अगर बेस में कोई चीज डिसॉल्व है तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अगर बेस में कोई चीज इनसॉल्युबल है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. फिर हमने क्या किया, NaHCO3 अगर ये सॉल्युबल है वो हमारे NaOH के साथ, तो फिर हमने थोड़ा रिलेटिवली वीक बेस यूज किया, वीक बेस NaHCO3 इज योर रिलेटिवली वीक बेस। उसके साथ अगर ये सॉल्युबल हो रहा है, मतलब उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ताकि बहुत सारा ये H+ रिलीज कर रहा है, ताकि वीक एसिड के साथ भी वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर पा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? और अगर वीक बेस के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इनसॉल्युबल है वीक बेस के साथ, मतलब दैट इज अ वीक एसिड, क्योंकि तब बहुत सारा H+ ये रिलीज नहीं कर पा रहा है। अगर ये वीक एसिड है तो यहाँ पे H+ का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और इसी के कारण CO2 रिलीज नहीं कर पाएगा, तो हमारा ये डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, एफरवेसेंस नहीं दिखेगा अपने को। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ। फिर हम लोगों ने क्या किया, बेसिक वाले को एनालाइज करता है। बेसिक वाले को हम लोगों ने फिर वीक एसिड डाला। वीक एसिड अगर डालेंगे तो अगर वो डिसॉल्व कर रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग अमाइन था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अमाइन क्या होगा, वीक एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा। अगर वो इनसॉल्युबल है तो फिर हम लोग फर्दर और स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसने रिएक्ट कर लिया, मतलब उसने क्या था, वीक अमाइन था अपने पास, वीक अमाइन था, इसलिए वीक एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से कर लिया, ठीक है। और अगर इतने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, हर चीज में इनसॉल्युबल है, वाटर में भी इनसॉल्युबल है, आपके बेसिक मीडियम में इनसॉल्युबल है, वीक एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में भी इनसॉल्युबल है, मतलब ये बहुत इनर्ट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे अल्केन्स हो गया हमारा, ठीक है, या फिर बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत इनर्ट टाइप के कंपाउंड है, ये ना तो एसिडिक है, ना बेसिक है, ना इसके अंदर कुछ पोलर ग्रुप है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है।
तो दीज आर योर दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जगह ये सारे पॉइंट्स जो है उसका नंबरिंग दे देते हैं, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये बोला कि कोई चीज वाटर में कब डिजोल्व होता है, ठीक है। तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ठीक है। फिर वाटर में अगर वो इनसॉल्युबल है, इसका मतलब सॉरी ईथर में अगर इनसॉल्युबल है, तो सेकंड पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल क्यों था, आइदर बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ आयंस और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ईथर में क्या है, ये चीज इनसॉल्युबल है। तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज सॉल्युबल इन बेस है, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर कोई वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, दैट मस्ट बी स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट सॉरी वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो दैट मस्ट बी अ वीक एसिड, क्योंकि स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वीक बेस के साथ नहीं कर रहा है, तो दैट इज अ वीक एसिड, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट यू कैन राइट अगेन सेम चीज, अगर वीक के साथ कोई रिएक्ट कर रहा है अच्छे से तो वो स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग के साथ तो सब कोई अच्छे से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इसको अपने वर्ड्स में आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे हम लोग और इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में ये 6-7 पॉइंट जो है इसको लिख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में ये समझ में नहीं आएगा। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार नोट कर लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर हमसे पूछो क्या हो रहा है। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन इस चार्ट से जरूर पूछेगा, एटलीस्ट मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा, एडवांस में भी बहुत बहुत बार पूछा हुआ है इस चीज से, ठीक है। लीजिए लीजिए सिक्का है। हाँ।
सबने नोट कर लिया इसको? और टाइम चाहिए? इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। सबका हो गया? चेंज कर रहे हैं फिर, ठीक है? ठीक। अब इस स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में क्या दिया है? इस स्लाइड में अलग अलग वो जो हम लोग क्लास लिखे थे, उस क्लास को क्या किया है? फर्दर डिस्क्राइब किया है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? हम लोग बार बार अभी पिछले स्लाइड में और इसमें रिपीट करेंगे, ठीक है? तो SA, SB और SG क्या था? ये लोग हमारे ऐसे कंपाउंड थे जो क्या थे? वाटर में सॉल्युबल थे। वाटर प्लस ईथर दोनों में क्या है? सॉल्युबल थे ये चीज, ठीक है? SA हमारा क्या था? दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मोनोफंक्शनल, सबसे पहले तो वाटर में सॉल्युबल कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी होगी अभी तक। तो जो छोटे वाले चेन के हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो? 5 से 6 हो या फिर उससे कम हो, ठीक है? तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर नॉर्मली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? और अगर वो स्ट्रांगली एसिडिक है तो या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर क्या होगा? सल्फोनिक एसिड, ठीक है? दैट इज व्हाई दिस इज द कैटेगरी ऑफ योर SA, ठीक है? SB मतलब मोनोफंक्शनल अमाइंस, ठीक है? जो छोटे छोटे हमारे अमाइंस होंगे वो क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे और वो क्या करेंगे? वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है? सिमिलरली SG कैन बी योर मोनोफंक्शनल अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है? तो ये सब मोस्टली न्यूट्रल रहते हैं। दिस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है? नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है? बट स्टिल दीज विल बी सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अभी भी इसके अंदर क्या है? पोलैरिटी है, ठीक है? दिस इज योर जैसे अल्कोहल्स को अगर आपने ले लिया, अल्कोहल्स आर पोलर कंपाउंड्स, ठीक है? उसके अंदर कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। एल्डिहाइड्स आर पोलर कंपाउंड, उसके अंदर भी ये पोलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। कीटोन्स आर आल्सो योर पोलर कंपाउंड्स। ईस्टर आर आल्सो पोलर कंपाउंड्स। नाइट्राइल्स आर आल्सो पोलर कंपाउंड्स। बट ये ना तो एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, तो ये न्यूट्रल जोन में आ जाएंगे। ये तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो, बोलो ऑल को। Yes, sir. हाँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये S वाला कौन सा कैटेगरी था? S वाज द कैटेगरी जिसमें हम लोग ये चीज हमारा वाटर में सॉल्युबल है बट ईथर में क्या है? इनसॉल्युबल है, ठीक है? तो वाटर में सॉल्युबल, ईथर में इनसॉल्युबल, इसका क्या मतलब है?
these are usually your salts of organic acid. तो salt of organic acid जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो HCOONA, ठीक है। तो पानी में जाके ये दो आयन प्रोड्यूस करेगा, HCO- और Na+, और दोनों को वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिवली सॉल्वेट करेंगे। इसके कारण वाटर में तो ये चीज सॉल्युबल होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ, बिकॉज दिस इज अ पोलर कंपाउंड, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हमारा ईथर है उसके अंदर क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर अमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स या फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स विद हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके अंदर कुछ हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप, तो हमारा हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो भी मतलब पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जैसे COH हो गया, या फिर आपका NH2 हो गया, ठीक है, या फिर कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर soluble in, oh, what is this, soluble in water but insoluble in your what is this, ether, ठीक है, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कैटेगरी हो गया S, ठीक है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज योर AS, ठीक है। AS क्या था, AS देखने को मिला, AS was your this thing, ठीक है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AS के अंदर आपके क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन का नंबर 6 से ज्यादा है, ठीक है। तो चूंकि इसमें हाइड्रोफोबिक एंड बहुत बड़ा है, 6 से ज्यादा कार्बन है, तो इसके कारण वाटर में तो ये सॉल्युबल नहीं होता। आप देखो पीछे वाली स्लाइड में ये वाला जो कैटेगरी है ये कहाँ से आ रहा है, वाटर में ये चीज इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल क्यों होगा वाटर में, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। या फिर दीज आर कंपाउंड्स ऑफ योर फिनॉल विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो फिनॉल के साथ अगर बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो कोई, जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, फिनॉल विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे पिक्रिक एसिड होता है अपना, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, इसके अंदर NO2 हो गया, ठीक है। ये आपका फिनॉल है, इसके अंदर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है, NO2 NO2 NO2। तो these kind of groups are strongly acidic, तो although these are phenols, लेकिन इसका एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेबल हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी इनफैक्ट ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। या फिर बीटा डाइकीटोन, बीटा डाइकीटोन क्या होता था हमारा, बीटा डाइकीटोन आप रिकॉल करो, ये जो हमारा एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते थे, ठीक है। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन हमने बताया था, CH2 का जो हाइड्रोजन है दैट इज हाईली एसिडिक, तो वो भी हमारे स्ट्रांगली एसिडिक हाइड्रोजन में आ जाता है, ठीक है। दिस इज योर कैटेगरी ऑफ AS, ठीक है। फिर AW कौन सा कैटेगरी था, AW कैटेगरी था हमारे वीक एसिड्स का, ठीक है। AW वाज योर कैटेगरी ऑफ वीक एसिड, ये जो 5 नंबर जिस पे लिखा है, ठीक है। तो AW में हमारे क्या आ जाएंगे, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है। वीक ऑर्गेनिक एसिड जैसे फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे NaOH के साथ तो ये रिएक्ट करेगा, लेकिन H2CO3 के साथ नहीं करेगा, क्योंकि वीक एसिड है, कम H+ रिलीज करेगा, तो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर भी इनॉल्स को देख सकते हैं, ठीक है। फिनॉल इनॉल दोनों सिमिलर, दोनों की एसिडिटी होती है, ठीक है। फिर ऑक्साइम सबको पता है, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इमाइड्स जो भी है, सल्फोनामाइड्स जो भी है, थायोफिनॉल्स जो भी है, ठीक है। बीटा डाइकीटोन, कुछ कुछ बीटा डाइकीटोन हमारे इस कैटेगरी में भी आते हैं। कुछ बीटा डाइकीटोन होंगे जो बहुत ज्यादा एसिडिक होंगे, कुछ होंगे जो रिलेटिवली वीकली एसिडिक होंगे, ठीक है, लेकिन एसिडिक होंगे, ठीक है। तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर AW, ठीक है। या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3NO2, ठीक है। तो उसमें ये वाला हाइड्रोजन बहुत हाईली एसिडिक होता है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम एसिडिक होता है, तो ये रिलेटिवली वीक एसिड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर बी और ये सब हमारे ऐसे कंपाउंड थे विच वेयर बेसिक इन नेचर। ये तीनों कंपाउंड हमारे कैसे होंगे, जो बेसिक इन नेचर होंगे। एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्युबल होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इनसॉल्युबल होता है, तो दीज आर, बी हमारा कौन सा कैटेगरी था, बी हमारा इधर था, किधर गया, हाँ। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग अमाइंस वाला केस था बी। और एन कौन सा था, एन हमारा वीक अमाइंस वाला था। तो आप देखो बी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग अमाइंस है,
ठीक है। एन हमारा रिलेटिवली वीक अमाइन है या फिर वीकली बेसिक आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे एलिफेटिक अमाइंस, यहाँ पे एनिलीन्स, ठीक है, या फिर कुछ कुछ ईथर जो होंगे वो दीज आर योर बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। एक मिनट, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, हाँ देखो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन एसजी में भी आ रहे हैं, ठीक है, और इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, कहाँ गया हमारा एन वाले में, ठीक है। तो एसजी में कब आएंगे, जब उसमें कार्बन का नंबर 5 से कम हो, ठीक है, तब वो वाटर में सॉल्युबल होगा। और अगर वो कार्बन का नंबर 5 से ज्यादा है तब ये क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और H2SO4 के साथ ये सब रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि H2SO4 के साथ ये, जरा आप देखो, अल्कोहल हमारा क्या करेगा, H2SO4 के साथ कटायंस बना लेगा, R+ और HSO4 माइनस, SO4 2- जो भी। तो इस तरह के आयंस हमारे रिलीज करेंगे, इसके कारण अल्कोहल हमारा क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा H2SO4, ठीक है। आई हमारा कौन सा कैटेगरी था, आई सबसे ज्यादा इनर्ट वाला कंपाउंड था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो वाटर में भी इनसॉल्युबल था, बेस में भी इनसॉल्युबल था, एसिड में भी इनसॉल्युबल था, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी इनसॉल्युबल था, ठीक है। तो ये सब बहुत हमारे जो इनर्ट टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इनर्ट कंपाउंड जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स भी बहुत ना तो उसको आप एसिडिक कह सकते हैं ना बेसिक कह सकते हैं, ठीक है। अराइल हैलाइड्स या फिर डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये सब ना तो एसिडिक होंगे बहुत ज्यादा, ना बेसिक होंगे, तो ये सारे मीडियम में क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छे से समझ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसका ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, अभी 6 बजने को है, तो अभी हम क्या करें, 6 बजे से एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास था। तो इस चैप्टर का 2 पोर्शन हमारा कवर हो गया है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एक और पोर्शन बचा है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो उसका कंटेंट हम आपको क्या करते हैं, कुछ पीडीएफ बना के भेज देते हैं, आप अभी 2 घंटे में पढ़ लो। अगर उसको कुछ डाउट होता है तो फिर यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, हम 8 बजे से फिर एक आधे घंटे का क्लास लेके डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।